हे हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 2018 का पेपर जो है सॉल्व, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई थी परीक्षा सिविल सर्विसेज की, है ना। तो उसका पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग लगातार 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 के पेपर जो है अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको आने वाली एग्ज़ाम में तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन, है ना, 2018 का। ये सेट ए है और ये पेपर मैंने आयोग की साइट से डाउनलोड किए हैं। आयोग के आंसर की से मैच करके ही मैंने पूरा जो है सॉल्व किया है। उसके बाद में मैं आपको ये आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसके अंदर पूछा है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है ना। तो क्या है, शाह बुलबुल। इसको जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचर। सेकेंड है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है ना। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऊपर वाला भी ये भी। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब बेसिक पढ़ना है आपको, बेसिक कवर हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। तो क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आयोग द्वारा डिलीट कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है ना। पूछ रहा है औषधि फसल कौन सी है, तो आपके घृत कुमारी जो है औषधि फसल हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है ना। तो इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अगला है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो सिंधु क्षेत्र जो है वो मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है ना। तो यहाँ पे बुक्स के नेम दे दिए, इधर लेखक दे दिए, है ना। तो द बर्निंग फॉरेस्ट नंदनी सुंदर की है, सही बात है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है, ये भी सही है। जिन्ना ऑफन केन टू आवर हाउस किरण दोषी की है। तो कौन से सुमेलित नहीं है इसमें, आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स, ये कुणाल बासु की, जो कि गलत है ना, इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी, है ना। तो राज्यसभा में की एक सीट के लिए चुनाव हुए थे, वो भी कौन से चुनाव, उपचुनाव थे, और उसमें फीमेल, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन है ये, है ना। इतने ज़्यादा इनके पीछे नहीं भागना है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना। महिला निर्वाचित हुई थी, है ना। तो कौन हुई थी, वो आपके संपत्तियां उइके हुई थी। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपनी नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान जो है किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब भारत और पाक मीटिंग कर रहे हैं कि हम जो है एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर जो है हमला नहीं करेंगे। इसके लिए मीटिंग्स की है उन लोगों ने। तो कितनी बार हो चुकी है 2018 तक, लगभग 27 टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ पूछ रहा है ना, सीईओ नॉट फाउंडर, है ना। तो क्या बोलते हैं, भावनाओं में बह के ये एन.आर. नारायण मूर्ति नहीं लगाना है अपने को, क्या करना है, सलील पारेख है इसका सही आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, ये आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ना, IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो पूछा कितनी है, 89 सदस्य देशों की संख्या पूछी थी उसने, ठीक है। वर्तमान में अगर कोई चेंजेस हुए हैं 2024-25 में तो आप उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो वही डेटा हमको याद नहीं रख लेना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन से अब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में भी बन जाए अपने एग्जाम में कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को, है ना। वैसे इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा
डिलीट कर दिया गया था क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से कोई सही नहीं था, है ना। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, है ना। तो कब किया गया था, 2005 में। कौन सा, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, है ना। तो बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ मध्य प्रदेश का, 2005, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की पूछ रहा है ये कि कब इन्होंने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, तो वो दी थी 6 दिसंबर 2017 को। दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है ना वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम लग रही है, तो आप चाहे तो सेटिंग में जाकर के स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका पेपर सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है ना। अब पूछ रहा है रिपोर्ट रैंकिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और रैंकिंग भी किसकी है, कारोबार सुगमता की रैंकिंग है, ठीक है। और कब की है, अक्टूबर 2016 की जारी की हुई। किसके द्वारा जारी की गई थी, तो वो की गई थी आपके वर्ल्ड बैंक और DIPP के द्वारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं ना, तो ऐसा पूछ सकता है कि कारोबार सुगमता रैंकिंग किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती है ना, किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आपको पता हो, अगर ये क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आप ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर कर सकते हैं ना। तो वर्ल्ड बैंक और DIPP द्वारा, है ना। कब की गई ये, 2000, वो उस टाइम की, ये 2018 के पेपर में पूछा है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2016 में जारी की गई थी, है ना। तो पहला दर्जा किसको मिला था, यहाँ ये भी बता दिया कि संयुक्त रूप से मिला था 2 को, ठीक है। 3 से 4 चीजें तो खुद ही बता दे रहा है आयोग, है ना। तो पहला दर्जा किसको मिला था, आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना को जो है पहला दर्जा मिला था। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है ना। तो कालिका पुराण जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है ना, जैन धर्म से, बौद्ध से नहीं, जैन धर्म से। कालिका पुराण जैन धर्म से। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था, है ना। सार्थवाह किसको कहा जाता था, तो वो वैश्य को कहा जाता था, ठीक है। 4 वर्ग होते थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये उसी में से एक वर्ण था वैश्य, जिसको सार्थवाह भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, है ना। शुंगों के पूर्वजों का पूछा है ना, किस स्थान से बिलोंग करते थे, तो आपने उज्जैन से, ठीक है ना। कहाँ से, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह, है ना, शेरशाह का उत्तराधिकारी था, कौन था, इस्लाम शाह। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसीज कहाँ स्थित थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है, तो वेस्टर्न, अभी हम अगर इंडिया का मैप बनाते हैं, है ना, तो ये अपना ईस्ट वाला एरिया हो जाएगा इधर का, और ये वेस्ट का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का पूछ रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर थी वो प्रेसिडेंसी, तो अपने कहाँ थी, सूरत में। सूरत यहीं पर है ना, गुजरात वाले एरिया में, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर थी। इस तरह से अगर आप मैप पढ़ेंगे ना, तो मैप के थ्रू भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके बन पाएंगे ना। तो मैप जरूर लगा के रखें जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, बहुत हेल्प होती है। इंडिया का भी होना चाहिए आपके पास, और अपने MP का तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, एक स्टेटमेंट है ये, किसके द्वारा दिया गया था वो पूछा है ना, कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था, तो जो सिस्टर निवेदिता जी थी उनके द्वारा ये कहा गया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था। भावना में मत बहना, महात्मा गांधी मत लगा देना, जवाहरलाल मत लगा देना, अरुणा आसफ अली नहीं लगाना। कौन थे वो, भारत छोड़ो का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो M विश्वेश्वर रैया, है ना। ये जो है ये है इनके इस बुक के लेखक। अगला क्वेश्चन है अपना,
किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, है ना? तो किसको बोलते हैं? चरण पादुका नरसंहार को। कब की घटना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? गंगा। अगली, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पूछा है, मतलब ये जो अपना इंडिया का मैप हो गया है ना, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना, ये तो आपका ईस्ट वाला एरिया हो जाएगा, ये आपका वेस्ट वाला हो जाएगा ना, कुछ इस तरह से देखें तो ये वेस्ट वाला हो जाएगा, है ना, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा इधर, है ना। तो पूछ रहा है वो साउथ दक्षिणतम पर्वत श्रेणी पूछा है, तो मतलब यहाँ पर सबसे एंड में कौन सी है? तो वो है आपकी कार्डामम। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है ना? तो कौन छूता है? अपना यूपी। जो यूपी है वो यहाँ पर स्थित है। अपन अगर एमपी का उसका इंडिया का मैप देखें, है ना, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, है ना, तो ये इधर इस एरिया में जो है आपका यूपी आता है ना। तो वो बहुत सारे जो है राज्यों की सीमा को साझा करता है ना। सबसे ज़्यादा जो सीमाएं साझा होती है वो यूपी के साथ ही होती है। सर्वाधिक राज्यों से करता है वो सीमा साझा। और अपने मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी सीमा साझा हो रही है मध्य प्रदेश की, तो किसके साथ हो रही है? यूपी के साथ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दूसरा बड़ा पूछा है ना, पहला नहीं, दूसरा। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा वाला। तो दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन। पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है ना। पाक जल डमरू पूछा है कि किनके मध्य स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो है भारत और श्रीलंका, है ना। अब वापस से हम देख लेते हैं, इंडिया का ये मैप है ना, यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर ये जो वाटर एरिया सी वाला एरिया है ना, यहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। आ गया ना समझ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, है ना, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ITCZ का पूछा है ना। कहाँ पर एक निम्न वायुदाब पेटी है जो किसके कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? आपके भूमध्य रेखा पर, है ना। ठीक से बना नहीं है ये, बट आप मान लेना कि ये क्या है? अर्थ है ना, और ये भूमध्य रेखा हो गई, है ना। तो इसी के ऊपर क्या स्थित है? आपके ITCZ, है ना। इधर से हवाएं आती है ऐसे ऐसे, है ना। इनकी जो दिशाएं वो आप याद रखना, कैसे ऐसे जाती हैं और उधर से ऐसे आती है। व्यापारिक पौने और बहुत सारी, मतलब 2-3 तरह की पौने यहाँ पर है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। पर अभी इतना डीप में अगर नहीं जाए तो अच्छा है, बेसिक चीज़ें कवर कर लें, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका? भूमध्य रेखा पर। और जिन लोगों का हो गया है बेसिक, वो लोग जा सकते हैं इन चीज़ों पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ना। कान्हा का पूछा है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा कहाँ स्थित है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाया, मैंने आपको बताया है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा। अभी इतने कम दिन बचे हुए एग्ज़ाम के, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी इस चीज़ को छोड़ा होगा। आते ही यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है उसको। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है ना। नेपानगर आपको पता ही होगा कहाँ पर है नेपानगर? अपने बुरहानपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और वहाँ पर क्या है? अखबारी कागज़, है ना, उद्योग, तो इससे संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगर आप मैपिंग पढ़ेंगे तो उसके थ्रू ही इस तरह के क्वेश्चन का जो है आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना, एक योजना है भावांतर भुगतान योजना, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके ये कृषि से संबंधित है ना। भावांतर, है ना, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ कि भावों में अगर अंतर रहता है तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? कृषकों को सहायता देती है ना। तो वही एक ये योजना है जिसको बोलते हैं भावांतर भुगतान योजना। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के पास, BSF का पूछा हुआ है ना,
ये भी थोड़ा सा देख लेना आप, है ना, कि कौन सी बॉर्डर पर कौन सी जो है सुरक्षा बल तैनात है, क्या नाम है उसका, मैं भी इंटरव्यू में पूछ ले, है ना। तो हमको तो जाना है वहाँ तक, तो हम अभी से जो है सारी चीज़ें लेके चलेंगे साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ, तो क्या था, सीमा सुरक्षा बल के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना, इन पर कौन है? बीएसएफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? एक मैंने क्लास करवाई है दोस्तों, अगर आपने राज्यपाल ठीक से नहीं पढ़े हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके जितने भी डाउट है राज्यपाल को लेकर के मध्य प्रदेश के, आपको प्लेलिस्ट में एक क्लास मिलेगी राज्यपाल रिलेटेड, आप उसको एक बार ज़रूर देखना, है ना। बहुत अच्छा बताया है उसके अंदर, है ना। मुझे लगता है कि आपको वहीं पर वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और जितने भी फैक्ट है राज्यपाल से जुड़े हुए हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो ज़रूर आप उस क्लास को देखें ना, ऊपर राज्यपाल एकदम हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं सारे, है ना। कुछ ट्रिक्स भी बताई है मैंने वहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस GD दीक्षित, है ना। ऐसा हम कुछ पढ़ते ही नहीं है उसमें, GD दीक्षित राज्यपाल में, आयोग खुद ही हिंट दे रहा है आपको, है ना। तो PV दीक्षित जरूर हमने पढ़ा है, लेकिन GD दीक्षित तो नहीं पढ़ा, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल पूछ रहा है ना, राज्यपाल जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त होती है उसको। आर्टिकल पूछ रहा है कि अध्यादेश कहाँ से जारी कर सकता है, वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है राज्यपाल। अच्छा, 55 में क्या है, 56 में क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अगर आपने वो वाली जो मेरी क्लास है राज्यपाल की देख लो, यहीं के यहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए राज्यपाल से, वो क्लास देख ली होती तो ये 2 क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व हो जाते, है ना। राज्यपाल से इस बार भी हो सकता है 2 क्वेश्चन आए आपके, है ना। वर्ष 2011, कैसे भी घुमा फिरा करके राज्यपाल को कनेक्ट करके 2 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि दर रही, है ना। तो वृद्धि दर पूछा था उसने, लेकिन ये डिलीट कर दिया है आयोग के द्वारा। कुछ इस तरह का ही पैटर्न अभी हमको जो हमारी 2024 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी देखने को मिला था, है ना। परसेंटेज जो है वो पूछ रहा है वो, है ना। तो आप जो है आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेना। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया, है ना। तो संसदीय सचिव का पद जो है वो 1951 में जो है सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। आर्टिकल्स दे दिए यहाँ पर और संबंधित राज्य दे दिए हैं। तो 371 का में क्या नागालैंड है, 371 ख असम, और 371 घ आंध्र प्रदेश। जो ये वाला है 371 ग मेघालय, ये क्या है आपका रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति पूछा है ना, SC पूछा है, क्या पूछा है? SC। तो उसके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पूछी है, तो कितनी है आपके? 84, है ना, ये 84। और ST के लिए कितनी है? 47। निम्नलिखित में से कौन सा सही, 84 है ना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य दे दिया है और उसके लिए स्थानों का आवंटन दे दिया है, तो सही कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश वाला सही नहीं है। बाकी उड़ीसा के लिए 10, तमिलनाडु के 18 और महाराष्ट्र के 19। अगला क्वेश्चन है अपना, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हम बस इतना पढ़ लेते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है ना, थोड़ा सा स्थापना वर्ष पे भी ध्यान दे देना, है ना, कि कब हुई थी स्थापना। तो 1957 में। कहाँ पर हुई थी? आपके ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, एन पॉसेंट किस खेल से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं शतरंज के लिए ना। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखो, इसके पहले किए थे हमने, उसमें भी देखने को मिला था किसी न किसी रूप में हमको, और इसमें फिर से हमने देखा है ना। तो किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद। इसके पहले जो हमने किया था 2019-20 का जो वीडियो, इसमें देखना है ना, तो उसमें भी खेल रत्न पुरस्कार दे दिए थे 4, है ना, और उसमें उसको अरेंज करने के लिए दिया था कि सबसे पहला कौन सा, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा, है ना। तो इस तरह से पूछा था, और यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे पहले किसको दिया गया था, है ना। तो 3-4 पॉइंट रहते हैं,
तो 3-4 आयाम जो है वो आपको कर लेना है कि इनका ईयर कब प्रारंभ किया गया, इनकी राशि प्रथम किसको दिया था और वर्तमान में किसको दिया गया है ना। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं पुरस्कार से रिलेटेड तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी यूनिट 8 में आपकी। देखो आपकी हेल्प आपसे बढ़ के कोई नहीं कर सकता है ना, तो खुद की हेल्प करेंगे ना हम तो वो बेस्ट रहेगा, तभी दूसरों की कर पाएंगे। लिब्रो किस खेल से संबंधित है ना, तो ये वॉलीबॉल से। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते अब। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी आगे क्वेश्चन, कौन थे प्राप्तकर्ता, तो कौन थे, ये सभी थे। 1985 में प्रथम बार पूछ रहा है ना, मतलब आपको समझ जाओ कि द्रोणाचार्य जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में, है ना। तो किसको मिला था, ओ एम नाम्बियार, सॉरी, ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बीबी भागवत, तो तीनों को मिला था। मैराथन रेस दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 जो है गज की होती है। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक पूछ लिया, अभी ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं, तो उनके खिलाड़ी के नाम, किसको गोल्ड मिला, किसको रजत मिला, है ना, किस खेल के लिए मिला, कहाँ से है वो, इतने पॉइंट्स तो आपको अपने कवर करना है उससे, ओलंपिक से आएगा इससे भी क्वेश्चन। तो कौन थे वो, अभिनव बिंद्रा, है ना, स्वर्ण पदक जो है जीता था। 2018 का पेपर है ये। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, खेल दिवस पूछ लिया है ना, तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव, 29 अगस्त को क्या होता है स्पेशल, इसलिए जो है खेल दिवस मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। कुछ ना कुछ कारण होता है तभी इन डेट्स को जो है किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री, देखिए भैया अर्जुन भी मिला है, द्रोणाचार्य भी मिला है, राजीव गांधी भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है, 4 पुरस्कार मिले। कौन है वो, आपके पुलेला गोपीचंद, है ना। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पढ़ लो। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आयोग रिपीट कर देता है ना, पुराने वर्षों में जो पूछा है उसने, 1-2 क्वेश्चन अगर मिल भी जाते हैं आपको तो कितना फ़ायदा हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन से भी लोग कितना रह जाते हैं पीछे, अगर आपका एक क्वेश्चन भी इन पेपर्स के थ्रू अगर सही होता है तो आप कितने लोगों को पीछे छोड़ देंगे, है ना। तो चीज़ें कुछ भी हम पढ़ते हैं करते हैं तो वो कभी भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, बेनिफिशियल ही होती है ना। तो बने रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, भ्रंश घाटी का पूछा है ना, तो चंबल घाटी जो है भ्रंश घाटी नहीं है ना। ये क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है। मध्य प्रदेश का चंबल क्या करती है, बीहड़ बनाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है ना। तो यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने ऑप्शन में, ये तो आयोग द्वारा जो क्वेश्चन है डिलीट कर दिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, है ना। लेकिन उनमें ये जो ऑप्शंस में यहाँ पर गड़बड़ की है, ऐसी गड़बड़ नहीं होती है और उनमें आपको देखना पड़ता है। तो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है, आपके महादेव। ये आपका एमपी का मैप हो गया। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये अपना एमपी का मैप हो गया, इसे बना दिया मैंने ना जल्दी से। ये सतपुड़ा हो गई, ये नर्मदा और ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना। तो ये सतपुड़ा जो है ना, ये 3 भाग है, आपको सभी को पता है ना। ये पूर्वी भाग हो जाएगा, ये पश्चिमी भाग हो जाएगा और ये मध्य भाग, है ना। तो ये मध्य भाग जो है इसको महादेव बोलते हैं और यहाँ पर ही जो क्या है आपकी धूपगढ़ स्थित है ना। तो ये तो पूरा सतपुड़ा है ना। अब यहाँ पे उसने सतपुड़ा भी दे दिया और महादेव भी दे दिया, बंदे कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो जो है डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है ऐसा पूछ रहा है। तो शिप्रा भी मिलती है, काली सिंध में मिलती है और पार्वती भी मिलती है, लेकिन बेतवा डायरेक्ट यमुना में मिलती है ना। इसीलिए जो है आपका ऑप्शन ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो झाबुआ। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये प्रीवियस जो करवा रही हूँ पुराने, मैं डायरेक्ट बस आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो ये आंसर्स बता रही हूँ, जैसे अभी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, है ना। तो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करके पूरा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा के ऐसे पेपर सॉल्व करवाऊँ। और अगर आपको बिल्कुल बस आंसर जानना है और आगे बढ़ना है वैसा, तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं उसी तरह से आगे कंटिन्यू रख पाऊँ, है ना। कमेंट ज़रूर करिए, मुझे हेल्प मिलेगी आगे वीडियोस इसमें बनाने के लिए, है ना। टॉपिक मुझे क्लियर हो पाएगा कि आप लोगों को डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा
जो है डिटेल इनके आंसर की मुझे बताने की ज़रूरत है। और लेकिन अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता है, तो शायद ये जो डिटेल मैं बता रही हूँ काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए, क्योंकि हम जब मैप देखते हैं, लोकेशन देखते हैं ना, तो मतलब हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती है ना। तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो आपका क्या है? झाबुआ, है ना। जैसे झाबुआ आप एमपी का ये इधर इस साइड देखते हैं, ये वाला पश्चिम वाला एरिया, है ना। तो ये झाबुआ हो जाएगा, इधर अलीराजपुर, है ना। तो झाबुआ जो है आपके किसकी सीमाओं को छूता है? गुजरात और राजस्थान। यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, ठीक है, ये, और इधर आ जाएगा आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान आ जाएगा और ये गुजरात। और अलीराजपुर क्या करता है? महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र है और इधर क्या है? गुजरात, है ना। तो जो झाबुआ हो जाएगा राजस्थान और गुजरात की सीमा को वादा करता है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, अगर मैपिंग क्लियर रहेगी ना, तो आपका ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल करने सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं मुझे, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अगर आपने मैपिंग देखी है तो अलीराजपुर आपके गुजरात और महाराष्ट्र को, और झाबुआ, ये झाबुआ है, ये किसको करता है? राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और इसके ऊपर आपको रतलाम देखने को मिल जाएगा, इधर मंदसौर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नीमच हो जाएगा, है ना। तो ये चारों ही जिले जो दिए हैं ऑप्शन में, कंफ्यूज करने वाले थे। जिसने मैपिंग देखी है वो ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएगा। तो आप लोग भी मैपिंग तो ज़रूर देखना, मैं तो यही बताऊंगी आपको कि आपको देखना है मैपिंग, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत ही ज़्यादा। आपके माइंड में एक एक जिला बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि लोकेशन के कौन सा किधर है, ठीक है। एमपी का। मध्य प्रदेश की जलवायु है कैसी है? मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी जलवायु होने के पीछे क्या कारण है वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आजकल जो दे रहा है जलवायु से रिलेटेड स्टेटमेंट दे देता है, वो पूछ लेता है कौन सा जो है मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है ना। 3 सही दे देगा। अगर आपने उसके ये डिटेल पढ़ी होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जलवायु से आते हैं क्वेश्चन और आएंगे, है ना, तो पढ़ लेना, छोड़ना मत उसको। अगला है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो तांबा से संबंधित है। अब मलाज खंड तो सभी लोग इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आते हैं इनसे क्वेश्चन और अभी भी आएंगे। तो करना क्या है आपको? इनकी रैंकिंग पढ़ना है ना, कौन सा स्थान रहा, कौन सा क्षेत्र है, कौन से जिले हैं, और इन पे जो है खदानें कौन कौन सी, खदानों के नाम जरूर पढ़ लेना। नहीं तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आया खदानों से आ गया और ऐसे ही पूछ रहा है ना, तो थोड़ा डीप में पढ़ लेना इसको, है ना। क्या क्या पढ़ना है? जिले पढ़ना है, क्या रैंकिंग है उत्पादन में, है ना। उसके बाद में कौन सी खदानें हैं, कौन सी खदान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये 4-5 पॉइंट आपने इनसे रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड अगर आपने पढ़ लिए ना, खनिज से आते हैं क्वेश्चन और इस बार भी आएगा, है ना, तो इनको छोड़ना नहीं है, तो ये करना है इतना। तो आप मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है ना। जनजातीय जनसंख्या पूछिए, एसटी पूछा है ना, तो हम यूनिट 10 में पढ़ते ही आ रहे भैया, उसी का क्वेश्चन मान के चलते हैं हम इसको। सर्वाधिक प्रतिशत आपके कहाँ मिलेगा? अलीराजपुर में। अभी बताया था ना मैंने मैप एमपी का, कहाँ पे था अलीराजपुर, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, है ना। तो ये यहाँ पे है अलीराजपुर, तो यहीं पर जो है सर्वाधिक जो है एसटी का प्रतिशत मिलता है, अलीराजपुर। उसके बाद है झाबुआ, और उसके बाद आपका आ जाएगा बड़वानी, है ना। ये बड़वानी, ये झाबुआ सबसे ज़्यादा यहाँ पर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, है ना, ऐसा बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था उसको? तो राजा मानसिंह के द्वारा जो है गुजरी महल का निर्माण करवाया था। आता है, यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो महल, उनका निर्माण करता और कहाँ पर स्थित है, ये 3 चीज महल से रिलेटेड जरूर पढ़ना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है, पूछा है ना। तो सेंधवा है, मऊ है, सहारनपुर है, ठीक है। कौन सा नहीं है? सुजालपुर। एमपी के 2017-18 के बजट में ANAMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? अब इसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना कि क्या फुल फॉर्म है इसका। तो 700 करोड़ जो है इसके लिए प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है ना। सेक्स रेशो पूछ लिया यहाँ पर, है ना। तो आपके अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर या डिंडोरी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इन जो दिए हुए हैं उनमें से किसका है? डिंडोरी का, और वो भी 1000 से अधिक है। 1008 है इसका, है ना, कंफर्म कर लेना। जहाँ तक अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 1008 मुझे याद आ रहा है इसका, डिंडोरी का। इनमें से कौन
और सर्वाधिक तो किसका आप सभी जानते हो, बालाघाट का है ना, बालाघाट का सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, और उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 1000 से ज़्यादा किस, तो वो देखना। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे, पीके नरोन्ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1995 में जो है पारित किया गया था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाले संगठन कौन है। अब देखो, एक ये कार्यक्रम है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, है ना, तो उसमें पूछा कि संगठन जो है इसमें सहयोग करता है, वो भी वित्तीय, तो कौन है वो, IFAD वो सहयोग करता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई, 2010-2011। अब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चल रही है ना, तो वो कब हुई थी प्रारंभ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई, तो 2016 में जो है ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया, तो इंदौर में। अटल ज्योति योजना पूछिए, 2013 यही बता रहा है। अगर अभी क्वेश्चन आ गया कि अटल ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, पुराने पेपर लगाने का फायदा हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा वहाँ से। तो आपका यहीं पे लिखा हुआ है 13, अटल ज्योति योजना कब हुई, 2013 में। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया। आप सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो है बिजली का खपत हो रहा है, तो यहाँ पर कितने 10 घंटे जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि कम से कम हम जो है 10 घंटे बिजली तो आपको मिलेगी, उपलब्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये यूनिट 9 से क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है ना, इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी का संग्रह हमको उपलब्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहा है, तो क्या बोलते हैं, WWW, है ना, बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कुछ भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है तो हम WWW करके ही तो सर्च करते हैं, तो कहाँ पर उपलब्ध रहती है वो, WWW पर। अभी इसके पहले मतलब इसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे 2019 और 20 और 24 तक के करवा दिए, तो उनमें पेपर में आपको 2 से 3 बार जो है WWW से क्वेश्चन मिले हैं, देखना आप लोग। तो ये पढ़ना है हमको कि कब प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है ना। अभी इस वाले में क्या दे रखा है, हिंट देता है आयोग कि क्या पढ़ना है, किस दिशा में आपको जाना है। अगर किसी ने ये पेपर देखा होता तो इसके बाद वाले पेपर में अगर ये पढ़ के गया होता तो जो क्वेश्चन बना था वो उनसे बन जाता है ना। तो ये थोड़ी इस तरह से भी हमको पेपर को जो है देखते हुए चलना है, किधर जा रहा है आयोग, हमको भी उसके पीछे ही जाना है ना, तभी हमको हमारी मंजिल मिलेगी। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है ना। तो फर्स्ट पेज को तो हम होम पेज ही बोलेंगे ना, क्या होता है, होम पेज। खोज क्षमता ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कौन करता है, पोर्टल। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो कौन है वो, जंक ईमेल, स्पैम, है ना, ये सी रैम है, डी रैम है, जैम है, कौन करता है, स्पैम। अगला क्वेश्चन है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर फैलता है को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है ना, वायरस का फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। ठीक है, कहाँ देखा गया था सबसे पहले ये भी पढ़ लेना। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है, पूछा है ना। तो टेलीफोन नहीं है। अगर हम वीडियो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करते हैं तो हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से देख ले आप। हमको कैमरा चाहिए, वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए, हमको माइक्रोफोन चाहिए, है ना। तो ये सब तो उसके घटक हो सकते हैं, लेकिन टेलीफोन का क्या यूज़ होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, है ना। तो एक बेसिक चीज़ें अगर हम सोचेंगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम निकाल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, तो क्या है, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शिकार अनभिज्ञता। अगला क्वेश्चन है, शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है ना। तो वो क्या कहलाता है, क्रैकर। एक डेफिनेशन दे दी है क्रैकर की,
है ना, और उसी को पूछ लिया। तो डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, हैकर किसको बोलते हैं, क्रैकर किसको बोलते हैं, स्ट्रेकर कौन होता है ना, वाइट हेड हैकर किसको बोलते हैं, ऐसी वो डेफिनेशन देगा आपको क्वेश्चन में, और उसका जो मेन रहेगा वो ऑप्शन में दे देगा कि किसको बोला जाता है ना। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ से यूनिट टाइम में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पेपर सॉल्व करेंगे ना तो सब आपकी क्लियर होती जाएगी, है ना। थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है बस इसमें, जब तक नहीं सोचेंगे जब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सामने वाला बता देगा फिर भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क, यातायात के बाढ़, और कहीं से ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपके मंगल ग्रह से क्वेश्चन आते हैं, वही वो उन्हीं बुक्स में से आते हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो उसको कनेक्ट करके पूछ लेता है या फिर थोड़ा सा डिटेल पूछ लेता है, पर पूछता वहीं से, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। जो सिलेबस में लिखा है वही है, जो बुक्स है आपके पास बस वही पढ़ो, फालतू इधर उधर मत भागो कि ये इसने ये डाला है उसने वो डाला है, वो भी पढ़ लूँ, वो भी नहीं पढ़ना। जो पढ़ा है आपने अभी तक उसको मल्टी टाइम रिवाइज करो बस। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क, यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। STSC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। STSC जो अत्याचार निवारण अधिनियम में कब आया, है ना, कितनी बार पढ़ा है हमने, अभी 2019 का भी करा था, 3 से 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम के जो सिलेबस था उसके अंदर आपके ये अधिनियम और ये सब दे रखे थे, पर हमको अभी बस इतना याद रखना था कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया है ना। इतना ज़्यादा धाराओं में या फिर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है वो कब आया था, तो 1989 में आया। थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस लिए आया था, है ना। तो ये इसमें धारा पूछी हुई है, आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया है तो कौन सी धारा में, धारा 2 ख ग में। अगला क्वेश्चन है, शब्द का आशय है एक ऐसा, सॉरी ये तो कर लिया अपन ने। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत, देखो वहाँ पे क्या पूछा था, सेम अधिनियम था, यहाँ पे आर्थिक बहिष्कार की धारा पूछ ली थी और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अग्रिम जमानत की धारा, तो यहाँ पे धारा 18। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है, आयोग द्वारा इसको डिलीट कर दिया। फिर वापस से इससे पूछा है 89 वाला अधिनियम जो है, कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने, डाइन होने, अभिकथन या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा, है ना। तो ऐसे जादू टोना वगैरह और ऐसे सब जो करेगा, है ना, तो उसको कितना सजा मिल सकती है, तो जिसकी अवधि कितनी रहेगी, 6 माह से कम नहीं होगी, है ना। मतलब 6 महीने की तो सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब 6 वर्ष से कम नहीं रहेगी, 5 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना भी इनके ऊपर लगने वाला है। अगला, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, कितने क्वेश्चन देख लिए अपन ने, अभी यही के यही 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए अपन ने। कुल कितनी धाराएं, धाराएं पूछ ली तो कितनी है, 23। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है, तो धारा 10 क। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा, फिर धारा पूछी, अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है, धारा 14 क में। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ पर है, तो संपूर्ण भारत में किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है ना, तो कौन सा सही है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ, तो ये सही है। किसके बारे में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है, तो कितनी होती है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 और धारा 80
धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है? सिविल न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी नहीं बचे हैं अभी हमारे। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा? तो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है। अगला है, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कौन? राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। अगला, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति किस दशा में? ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना। राज्य मानव अधिकार आयोग में बोला है उसने, और ऐसे हम इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में ही उलझ के रह जाते हैं और सही आंसर नहीं कर पाते हैं ना। तो क्या बोला है? राज्य मानव अधिकार आयोग, तोड़ दो उसको, क्वेश्चन को ही तोड़ दो आप, में, है ना। क्या कर रहा है? सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन, सदस्य का पूछ रहा है ना, सदस्य के रूप में पूछ रहा है, और कहाँ का? उच्च न्यायालय का पूछ रहा है ना। कोई आसीन न्यायाधीश या फिर कोई आसीन जिला न्यायाधीश क्या करेगा? किससे परामर्श लेगा और फिर नियुक्ति करेगा? किसकी? सदस्य की। आगे आप क्वेश्चन समझ में, तो किससे करेगा वो? संबंधित राज्य, जो भी राज्य है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तोड़ तोड़ के ऐसे मोटे मोटे से क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े यूनिट 5 में ऐसे मिलेंगे आपको, और वो कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। और एग्जाम हॉल में कंडीशन ऐसी होती है कि हम तुरंत, जो आयोग चाहता है कि हम बहक जाए, और हम बहक जाते हैं। हमको बहकना नहीं है, अपने आत्मबल का प्रयोग करना है ना, बिल्कुल शांत रखना है खुद को, और जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको उतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ो, समझ के पढ़ो, उसके बाद आंसर के बारे में सोचो। पहले ही 4 ऑप्शन मत देखना, पहले क्वेश्चन को समझना, फिर माइंड में तुरंत क्या क्लिक हो रहा है, फिर देखना वो है क्या, नहीं है तो फिर वापस सोचो उसके बारे में, है ना। ऐसे करके सॉल्व करना क्वेश्चन, आपकी गलत नहीं होंगे, और यूनिट 5 के तो बिल्कुल नहीं होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर, है ना, अभी क्या बोल रहा है? राज्य आयोग का अध्यक्ष है, उसके पद पे अगर रिक्ति होती है, समझ आ गया? रिक्ति होती है तो किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, आप बोल रहे हैं कि आयोग के अंदर तो बहुत सारे सदस्य रहते हैं, अब अध्यक्ष का पद खाली हो गया है तो उस पद की पूर्ति तो करना पड़ेगी। तो किसको प्राधिकृत करने की शक्ति है? मतलब सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बनाने की शक्ति किसके पास है, ऐसा पूछ रहा है वो। तो किसके पास होती है वो? राज्यपाल। लग रहा है ना अब इजी? अगर आप ऐसे पढ़ते कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे देता? भैया रुक जाओ, रुको, शांति करो, आपके दिमाग को समझने दो, आखिर क्या सोच रहे हो। धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, हो जाएगा। राज्य का आयोग है ना। राष्ट्रीय आयोग होता तो हम राष्ट्रपति के बारे में सोचते हैं, हम तो राष्ट्रपति तो हो नहीं सकता क्योंकि राज्य का आयोग है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है तो वो तो राज्यपाल होता है ना। तो ऐसे कुछ निर्णय लेने होंगे तो वो तो हमारा राज्यपाल ही लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य, है ना, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है ना। तो क्या समझा जाता है? लोक सेवक, लोक सेवक जो है वो माना जाता है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो अपने राज्य में जो है वो कौन करती है? राज्य सरकार जो है, सारे मेन डिसीजन वगैरह वो सब कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है ना। और उसी का अंग है अपने राज्यपाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी उसकी परिभाषा पूछ ली है, किसकी? सशस्त्र बल की। कौन सा अधिनियम में? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। तो कौन शामिल नहीं हो सकेगा? तो राज्य का सशस्त्र बल जो है वो शामिल नहीं हो सकता है, यही सही है। बाकी कौन हो सकता है? तो नौसेना हो सकती है, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाएं जो है शामिल हो सकती है। दोस्तों आज का अपना ये 2018 का जो पेपर था वो यहीं पर जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, और जो मैंने बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ आपको, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। हमको बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर करना है, या फिर थोड़ा सा डिटेल में जाना है। आप लोग जैसा बोलेंगे अपन अगली क्लास जो है उस तरह की लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।